अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स को अपने ग्रोथ के लिए और अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाटर और मिनरल्स चाहिए होते हैं, जिससे वो अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और ये जो मिनरल्स और वाटर हैं उसको दो चीज़ों की मदद से इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कुछ जो है वो रूट्स में से अपटेक किए जाते हैं सॉइल के अंदर से, और कुछ जो होती है फूड जो होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर बनती है और फिर वो सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ये सारा मैकेनिज़्म जो है फूड को मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुंचाने के लिए, चाहे वो रूट्स में से है चाहे लीव्स में से है, तो इसको दो किस्म के स्ट्रक्चर्स अल्लाह पाक की तरफ से मिले हैं जिसको हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर वो स्पेशलाइज्ड वास्कुलर बंडल होते हैं। वास्कुलर बंडल जो है असल में ये एक पैकेज है दो किस्म के टिश्यूज़ का। एक कहलाते हैं जाइलम और एक कहलाते हैं फ्लोएम। जाइलम जो है वो फूड को लेके जाता है और वाटर को लेके जाता है फ्रॉम रूट्स, और ये वन डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जो रूट से लेकर ऊपर जा रही होती है। फ्लोएम जो है इसको आप याद रखिएगा, फ्लोएम फॉर फूड, फ्लोएम फॉर फूड। फ्लोएम ने न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं, प्रिपेयर्ड फूड लेके जानी है, और ये टू डायरेक्शनल मूवमेंट होती है फ्रॉम रूट टिल अपवर्ड एंड अपवर्ड टिल डाउनवर्ड। तो ये एक टू वे ट्रैफिक का है। तो फ्लोएम में और जाइलम में पहला डिफरेंस तो ये हो गया। फिर हमने इन दोनों की ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट फंक्शन और सारा सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है। इस लेक्चर में हम जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट को डिटेल से पढ़ेंगे, और अगला लेक्चर हमारा होगा फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम का लफ्ज़ जो है वो जाइलोस से निकला है। जाइलो जो है इसका, जाइलोस का मतलब होता है वुड। तो जाइलम बेसिकली 90% इसका जो पार्ट है वो डेड वुड पे होता है, डेड फाइबर पे होता है, डेड सेल्स पर होता है। सिर्फ इसका लिविंग पार्ट या लिविंग सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जाइलम का मेन मकसद ये होता है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बनते कैसे हैं। और ये फूड को रूट्स के अंदर से निकाल कर ऊपर वाले पार्ट्स, एरियल पार्ट्स तक पहुंचाता है। और ये बनता कैसे है, असल में ये जो है वंस इट वाज लिविंग, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये प्लांट मेच्योर होना शुरू होता है, तो जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स आपको इस वक्त जो पिक्चर में हम दिखा रहे हैं, प्लांट सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाती हैं, और उसका आउटर कवरिंग भी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ उसका आउटर मोस्ट, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, रह जाती है। बाकी अंदर वाले सारे स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं, और इनके आपस के जो सेप्टम यानी जो दो पार्टीशंस दो सेलों के दरमियान है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये एक लॉन्ग पैसेज बन जाता है, खाली ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जाइलम वेसल्स जो हैं वो फ्रॉम एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, और ये एक लंबी ट्यूब की शक्ल बना देते हैं ताकि फूड को मुख्तलिफ पार्ट्स तक ऊपर तक पहुंचाया जा सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई सेल नहीं है, कोई कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है, ये डेड मैटर है। ठीक हो गया। जाइलम के जो और चा काम जो है वो मेच्योर जो जाइलम है वो डेड होता है, लेकिन जो इमेच्योर जाइलम है वो पूरी तरह से डेड नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। और ये चूँकि जाइलम के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और थोड़ा सा रूट प्रेशर कंपोनेंट भी शामिल होता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है। ये जो है सबसे ज़्यादा जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो आपका है ना, ट्रंक ऑफ द ट्री, उसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो वस्कुलर बंडल होते हैं, और उसको जो हमें जो है वस्कुलर बंडल, उसमें जाइलम आपको सबसे सेंटर में वुडी पार्ट नज़र आएगा। ठीक हो गया। और ये आपको मैंने बता दिया कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। अब आगे जो चीज़ हमने इसमें जहन में रखनी है कि ये मैक्सिमम पार्ट इसका वुड पे डिपेंड करता है, ये कंसिस्ट करता है। ठीक हो गया। और ये जो वुड है ये दो तरह की होती है। एक डार्क कलर वाली जो होती है उसको हार्डवुड कहा जाता है, और एक लाइट कलर की होती है जो सैपवुड होती है, जिसके अंदर पानी आपको हल्का हल्का फील होगा। अगर आप दरख्त को काटते हैं ना, तो आप कुछ देर बाद आप देखते हैं कि उसके पानी, उसके ना तने के ऊपर अंदर की साइड पर थोड़े थोड़े पानी के कतरे नज़र आते हैं। यही वो जाइलम वेसल्स के ड्रॉपलेट्स हैं जो सैपवुड के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। जो हार्डवुड है वो डार्क कलर की है, वो बिल्कुल डेड हो चुकी है।
ठीक हो गया। और इसमें ही आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द रिंग्स बनते बनते आपको नज़र आएंगे। ठीक हो गया। और ये मौजूद कहाँ होते हैं? ये रूट्स में, लीव्स में और स्टेम में मौजूद होते हैं। जाइलम टिश्यूज़ के जो हैं वो आपको कितने पार्ट्स नज़र आते हैं? एक कहलाते हैं ट्रैकीड्स कहलाते हैं, दूसरी जाइलम वेसल्स कहलाती हैं, तीसरी पैरेन्काइमा कहलाती हैं और चौथे फाइबर होते हैं। ट्रैकीड्स वेसल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट 80% एक जैसी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ 20% फ़र्क होता है। ट्रैकीड्स जो होते हैं एलोंगेटेड, बिल्कुल ये आपको साइड पे थोड़ी सी तस्वीर भी नज़र आ रही है कि एलोंगेटेड लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डेड हैं, दरमियान से एम्प्टी होते हैं और इसमें है ये हार्ड होते हैं, थिक होते हैं और लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। इनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं क्योंकि वॉल्स ने तो टफ होना है ना, वरना पानी गुजरेगा कैसे? बेंट हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे। ठीक हो गया। और इनके अंदर बीच बीच में लार्ज सेल कैविटी भी होती है। ठीक है। ट्रैकीड्स जो होते हैं ये दे आर फाउंड इन अलोन इन द वुड ऑफ ferns एंड जिम्नोस्पर्म्स सच एज स्पाइंस वगैरह। ठीक हो गया। दे कंडक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दे सपोर्ट द प्लांट। इनके गिर जो फाइबर होता है ना और पैरेन्काइमा, ये दोनों असल में सपोर्ट देने के काम आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। ट्रैकीड्स का जो मैक्सिमम लेंथ है ना, सॉरी मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, ऑन एवरेज जो लेंथ है ना वो 5 to 6, एक ट्रैकीड की 5 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग लेंथ तक जाती है। ठीक है ना, एक एवरेज है ये। पिट्स परफोरेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ सेल्स वॉल इन इट। अब होता क्या है कि जब ये सेल्स आपस में जुड़ रहे होते हैं ना, उनके दरमियान जो लिंकेज हो रही होती है तो वहाँ पर आपको पिट्स मौजूद मिलती हैं और पिट्स के अंदर भी सुराख होते हैं, परफोरेशंस होती हैं क्योंकि पानी ने गुजरना है। ट्रैकीड्स जुड़ रहे हैं, अगर ये इनकी सख्त वॉल होगी, उसमें सुराख नहीं होंगे तो पानी एक दूसरे से इकट्ठा होके नहीं जा सकेगा, थोड़ी जगह रहेगी, ज़्यादा जगह तो इसका वॉल्स घेर लेंगी। तो परफोरेशंस होती हैं ताकि कंटिन्यूस कंडक्शन ऑफ वाटर हो सके। ठीक है। और ये एक और चीज़ इसमें है कि दे हैव ऑल्सो अ पिट पेयर ऑन देयर कॉमन वॉल्स। जहाँ पे भी ट्रैकीड्स जुड़ रहे हैं वो कॉमन वॉल होगी, वहाँ पे पिट पेयर्स होते हैं। पिट पेयर्स का मतलब यह है कि दोनों तरफ से एंट्री एग्ज़िट के पॉइंट्स होंगे। ठीक हो गया। और जो इनके जो वॉल्स होती हैं जो ट्रैकीड्स की, वो मुख्तलिफ थिकनेस की होती हैं, उनकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट भी, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट भी। तो इसके थिकनेस को देख के आप क्या, एन्यूलर भी होती हैं, स्पाइरल भी होती हैं, स्क्लेरिफॉर्म भी होती है, रेटिकुलेट्स भी होती हैं, पिटेड भी होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की आपको पिट्स मिलेंगी ट्रैकीड्स के अंदर। ठीक हो गया। अब अगला जो पार्ट है वो है जी वेसल्स। वेसल्स मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर वाइज ये ट्रैकीड से मिलती जुलती हैं लेकिन सिमिलर है, सेम नहीं है। ठीक है। ये समझ लें कि ट्रैकीड्स की थोड़ी सी छोटी फॉर्म है लेकिन ये थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म है। ट्रैकीड्स पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं जबकि वेसल थोड़ी चौड़ी और थोड़ी छोटी होती हैं। दे आर शॉर्ट ट्यूब लाइक सेल्स। थोड़ी सी इसके दरमियान जो स्ट्रक्चर में गुंजाइश है थोड़ी ज़्यादा होती है। दे आर अरेंज्ड इन सिलेंड्रिकल सेल्स इन लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़। और ये इनकी द पार्टीशन वॉल आर परफोरेटेड, उनमें आपको पिट्स मिलते थे, यहाँ पे परफोरेशंस कहलाती हैं, उनको परफोरेटेड ट्यूब्स कहलाती हैं। एक ही मकसद होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से आप उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो ये जो परफोरेटेड या सुराखों वाली चीज़, इनको परफोरेशंस कहा जाता है। ठीक है ना। और ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में मौजूद है, कुछ जिम्नोस्पर्म में भी आपको मिलती हैं। ठीक है। हर सेल जो है, सेल वेसल सिस्टम का जो है वो एक वेसल एलिमेंट कहलाता है। देखिए जिस तरह हमने कहा था ना, मुख्तलिफ ट्रैकीड्स जुड़ते जाते हैं और आगे एक ट्यूब बनाते जाते हैं, इसी तरह डिफरेंट वेसल्स जो हैं वो जुड़ती जाती हैं। एक वेसल जहाँ ख़त्म होगी दूसरी जुड़ जाएगी परफोरेटेड प्लेट के ज़रिए, फिर तीसरी जुड़ जाएगी, फिर चौथी। ये जो हर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है ना, इनको वेसल प्लेट्स कहा जाता है। यही बात आप जब फ्लोएम पढ़ेंगे ना तो फ्लोएम के अंदर भी आपको एलिमेंट्स मुख्तलिफ मिलेंगे। ठीक है ना। तो वेसल्स एलिमेंट्स आर शॉर्ट एंड वाइड। छोटे छोटे पीसेज हैं जो जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक लंबी वेसल बना दी है। ठीक हो गया। मतलब समझो पाइप के छोटे छोटे पीसेस जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। दीज पिट्स हैव परपोरेशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स। जिस तरह मैं आपको बताया था कि पिट्स की डिफरेंट टाइप्स थी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट एंड डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट ऑफ प्लांट। तने में और होंगी, पत्तों में और होंगी, छोटी शूट्स में, छोटी पत्तियों में, डंडियों में और तरह से होंगी। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए पिट्स के और परफोरेशंस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है ना।
स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, आप जरा एक लम्हे को सोचें कि ट्री कितना लंबा है। कुछ ट्री तो 100 मीटर्स तक भी ऊंचे हो जाते हैं। तो ये छोटी सी जो रूट्स हैं, रूट्स दे आर नॉट एज माइटी एज द ट्री इज़। सो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड द साइज ऑफ द रूट्स एंड द ट्री, and the roots are supposed to provide nutrients and water to the whole plant body, and the water has to ascend up till I think 100 meter or so in some cases. तो ये किस तरह से पॉसिबल होता है, क्या इसके पीछे मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है? तो बच्चों एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इसके पीछे बेसिकली दो मैकेनिज़्म चल रहे होते हैं, एक नहीं। हम एक को पहले डिस्कस करेंगे तो थोड़ी देर के लिए पहले दूसरे को भूल जाएंगे, फिर हम दूसरे को डिस्कस करेंगे और एंड में दोनों को जोड़ देंगे। होता क्या है कि दिन के वक्त भी छोड़ें। पहले आपको ये मैं बता दूं कि रूट से जो पानी ये वाटर लिया लेता है ट्री, उसका मैक्सिमम पार्ट तो ये एवेपोरेशन या जिसको हम प्लांट के केस में ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन के थ्रू लीव्स में से बाहर निकाल देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोसिस्टम में कूलिंग भी होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बारिश बरसाते हैं, जो है जंगलात के फ़ायदे का। अब हम पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक नहीं लिख रहे। तो वहाँ पे मैक्सिमम पार्ट तो इसने एवेपोरेट कर दिया ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो पानी को फिर इसने लिया कैसे, तो मज़ीद पानी कैसे जाएगा? अब होता क्या है कि आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे प्लांट की बॉडी है, वहाँ वहाँ पे प्लांट सेल तो मौजूद है ही। प्लांट है तो प्लांट सेल भी है। तो प्लांट सेल के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वैक्यूल का, यानी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। तो जितना पानी ऊपर जाएगा वो वैक्यूल भर जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा और दिन की धूप पड़ेगी, उसके ऊपर स्टोमेटा की ओपनिंग वगैरह होगी, और उसके थ्रू आप देखिएगा कि पानी जो है वो लीव के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एवेपोरेशन स्टार्ट होने से क्या है, यहाँ पर एक फैक्टर आप जहन में रखिएगा कि वाटर की केमिस्ट्री वाला पॉइंट जहन में रखें कि वाटर हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, जिसकी वजह से अगर आप किसी ग्लास में या किसी ट्यूब में पानी डालें ना, उसको गौर से देखें तो आप इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं लोअर मेनिस्कस की, कि वाटर जो है वो किनारों से ऊपर होता है, सेंटर से थोड़ा सा उसका जो लेवल होता है वो नीचे होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर की जो है वो सेंटर से वो नीचे होगा और किनारों से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। अगर किसी वजह से एक मॉलिक्यूल जा भी रहा है ना, तो दूसरा उसकी अट्रैक्शन में थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहा है तो वो थोड़ी सी अट्रैक्शन दूसरे को देगा, वो भी पीछे आने की कोशिश करेगा, तीसरा भी आने की। तो एक पुल सी बनती जाएगी, एक चेन सी बनती जाएगी ट्रांसपायरेशन का अमल होने की। तो एक तो यह है कि ऊपर से खिंचाव आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और वाटर एवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से रूट की तरफ से वाटर की चेन ऊपर की तरफ खिंचती जा रही है। लेकिन क्या ये वाटर चेन इतनी स्ट्रांग है कि वो सारे का सारा पानी ऊपर खींचता जाए और रूट में से भी सक करके ऊपर आ जाए? तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो डेवलप होती है इसकी वजह से, कि जो वाटर की अट्रैक्शन है ना, वो एक टेंशन क्रिएट कर देती है, एक सक्शन क्रिएट कर दे, एक खिंचाव की कैफियत पैदा कर देती है, जिसके नतीजे में पानी ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा खिंचता है। लेकिन चूंकि एवेपोरेशन हो रही है, अब यहाँ पर एक साथ ही एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा पैरेलल, जिसको कहते हैं टर्जिडिटी। ख़त्म होना शुरू हो जाएगी पत्तों की। टर्जिडिटी जैसे ही ख़त्म होगी, हमारे लास्ट वाले पॉइंट में था कि स्टोमेटास क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, याद है ना, टर्जिड जब होता है तो वो स्टोमेटा को गार्ड सेल्स खोल देते हैं। जब टर्जिडिटी कम होती है, फ्लेसिड हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, विल्टेड हो जाते हैं, तो गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब टर्जिडिटी कम हो गई, पहले ट्रांसपायरेशन हो रही थी, फुल पानी भरा हुआ था, ओपनिंग्स खुली थी, पानी जा रहा था, पानी कम होना शुरू हुआ, ओपनिंग क्लोज होना शुरू हुई, अंदर प्रेशर कम हो गया। अब क्या होगा, अब पानी कहाँ से जाएगा? यहाँ पर मैंने कहा था कि यहीं रोक के हम दूसरी के स्टार्ट करेंगे, दूसरा प्रोसेस। आपने ये भी सोचना है कि पानी आ कहाँ से रहा था। पानी आ रहा था रूट्स में से। रूट्स पानी कैसे लेती हैं? आपको पता है कि रूट के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है कि वो सक करती है थ्रू ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, कुछ पुराने पुराने पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मैं इजी वे में एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हिंट के तौर पे होता क्या है
कि रूट के अंदर आप सपोज़ करें कि इस वक्त मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स कम हैं, उसके अंदर जो पानी मौजूद है उसमें मिनरल कम है, पानी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक हो गया। इससे रूट के बाहर जो इर्द गिर्द का एरिया है, जो सॉइल के इलाका है, वो उसके अंदर जो सोल्यूट है या मिनरल्स हैं वो ज़्यादा हैं उनके मॉलिक्यूल्स, और पानी कम है। इसका मतलब है बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है सोल्यूशन, और वो हाइपरटोनिक है। ठीक हो गया। ये हाइपर और हाइपो की बात समझ आ गई। अब नेचर कहती है कि दोनों साइड्स को बैलेंस होना चाहिए, दोनों आइसो पे आ जाएं, आइसोटोनिक पे आ जाएं। तो जहाँ जो चीज़ कम है ना उसको दूर करने के लिए ज़्यादा वाली लूट्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। सल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉरी, मिनरल्स या सल्यूट जो भी है वटसोएवर, वो अंदर आना शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो जो डाइल्यूट सोल्यूशन था वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और बाहर वाला जो कॉन्सेंट्रेटेड था वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, अप टिल लेवल कि जब अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और इर्द गिर्द में कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है उसकी। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक और सिस्टम चलवाएगा। वो एक सिस्टम निज़ाम ये होगा कि अब बैलेंस करने के लिए कि अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं मिनरल्स के और बाहर कम हो गए हैं, तो अब वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम एक बात मैं आपको बता दूं कि बच्चों, अब ये जो लेटेस्ट जो हमारे बुक्स आ रही हैं ना, जो टर्मिनोलॉजीज आ रही है, उसमें आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की टर्म्स नहीं मिलेंगी। उसमें प्रेशर ग्रेडियंट का नाम आएगा, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन की बात आएगी, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है ना, वाटर का प्रेशर। तो आपने अब सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन या मिनरल्स के कॉन्सेंट्रेशन को नहीं देखना होगा नेक्स्ट बुक्स में, आपकी बुक में तो वही है। तो आपने वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देखना है। पहले हम देख रहे थे ना, अंदर सल्यूट कम है, बाहर से सल्यूट अंदर आएगा। तो हम अब जब नई बुक्स वाले होंगे वो ये देखेंगे अंदर पानी कम था, अंदर पानी ज़्यादा था, बाहर पानी कम था, तो बाहर के पानी में से मिनरल्स अंदर आए। ठीक है। जब अंदर मिनरल ज़्यादा हो गए तो पानी कम हो गया, तो फिर अब पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, और पानी अंदर आने के सिस्टम को आप कहते हैं ऑस्मोसिस। Osmosis is the diffusion of water from higher concentration to the lower concentration gradient। ठीक है ना। तो प्रेशर इसका जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से वो लोअर प्रेशर की तरफ आएगा ताकि वो उसको बैलेंस कर सके। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूट प्रेशर भी कहते हैं। तो रूट प्रेशर की वजह से पानी रूट के अंदर आएगा। अब नीचे पानी आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी नीचे प्रेशर बिल्डअप करेगा और ऊपर धक्का दे के, जैसे एक वाटर पंप नहीं है, वाटर की मोटर जो होती है वो पंप ऊपर की तरफ फेंकता है, तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी लगाकर, एनर्जी देकर पानी को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, क्योंकि पीछे से तो प्रेशर से पानी आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो पानी ने कहीं और तो जाना है ना, तो आगे उसको ट्यूब मिल गई, एक पाइप मिल गई, उस पाइप से वो असेंड अप करेगा, इट असेंड्स। तो ये सारा सिस्टम होगा और इस तरीके से वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब होगा क्या कि रूट प्रेशर की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा इक्वल हो जाएगा। फिर ये मुकम्मल तौर पे इक्वल कभी भी नहीं रहता, ये हमेशा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तभी तो इसी ऊपर नीचे की वजह से ही पानी की मूवमेंट अंदर बाहर होती रहेगी। और चूंकि आपको पता है कि रूट से ऊपर भेजने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये सारा सिस्टम आपको मैंने बता दिया है कि रूट प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर ही असल रीज़न है रूट से पानी ऊपर भेजने की, और दूसरी वजह है रूट्स लीव्स में से ट्रांसपायरेशन होने की, कि अंदर पानी की कमी हो गई है, तो ऊपर से पानी खिंच रहा है, नीचे से पानी पुश हो रहा है, तो इस तरह से पानी पूरे प्लांट में सर्कुलेट करेगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स या पैरेन्काइमा टिश्यूज़। आपको पता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स कॉल्ड द टिश्यू। तो कभी मेरे मुंह से सेल और कभी टिश्यू का लफ्ज़ निकलेगा तो काम दोनों ने मिलके इकट्ठा ही करना है। दीज हेल्प टू स्टोर प्रिपेयर्ड फूड, मसलन स्टार्च, ग्लूकोज, जिसको हम कई फॉर्म में कहते होते हैं, ग्लूकोज तो नहीं होती इसमें, स्टार्च होती है, मिनरल्स, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ये स्टोरेज के काम आती है। दूसरा पैरेन्काइमा का काम है दे प्रोवाइड एक्टिविटीज़ फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सल्यूट, यानी ऊपर पहुंचाने, मूवमेंट ऑफ
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम पैरेन्काइमा का है। दिस इज़ द ओनली एक्टिव और लाइव सेल इन द जाइलम। ठीक हो गया। अब एक और जो पार्ट था इसका, वो था फाइबर का। फाइबर ने असल में इसको सिर्फ सपोर्ट देनी है। ये जाइलम फाइबर्स एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ये इलास्टिक होते हैं और इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इन्हें जल्दी से टूटते नहीं है, जल्दी से बेंट नहीं होते, शेप अपनी ख़राब नहीं करते। इस वजह से ये सपोर्ट देते हैं जाइलम वेसल्स को। और